साउंड है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो रुदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स की बात करते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ठीक, तो जैसे अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इमिट होते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है डिके होते हैं टाइम के अनुसार। ठीक है, स्पॉन्टेनियस डिके होता है इनका, अपने आप बहुत टाइम लेता है। तो ये रेडिएशन इमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स का आइडिया लेते हैं। अल्फा पार्टिकल्स एक्चुअली जो है हीलियम एटम को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। हीलियम एटम की बात करें तो हीलियम एटम को यदि जैसे अपन जानते हैं, है ना, हीलियम एटम का आपने जब स्ट्रक्चर बनाया तो आपको मालूम है कि भाई सेंटर पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स की जब बात आएगी तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज इट इज हैविंग द एटॉमिक नंबर एज 2। ठीक है, और जब अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये हो गया मेरा हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल्स की यदि बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स में जो है सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो या तो इस तरह से लिखते हो या अल्फा, ठीक है, या फिर He++, और कई बार इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे अल्फा पार्टिकल्स। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द अल्फा पार्टिकल्स। ठीक, अब यहां पे देखिए मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की यदि बात करें, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो कितना मास है इसका? आपको बताया था कि नीचे जो है एटॉमिक नंबर शो करता है, ऊपर जो है एटॉमिक मास शो करता है। तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो कितना है? 4 mg। चार्ज की यदि बात करें तो अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज क्या है? जितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन का चार्ज है, मतलब +2e, है ना, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको मालूम है। ठीक है, तो दिस विल बी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये ओवरऑल वैल्यू क्या आती है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये हो गई अल्फा पार्टिकल्स की बात। अब रुदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, इसके पहले हमने डाल्टन्स का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। डाल्टन्स ने क्या पॉइंट दिए थे कि भाई एटम जो है मेरा इंडिविजिबल है। ठीक है, थॉमसन ने क्या कहा कि भाई एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें जो है यूनिफॉर्म पॉजिटिवली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो ये जो पूरी फाइट हो रही थी, एक इसके लिए हो रही थी कि भाई एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है, इसलिए सब लोग अपने अपने मॉडल्स प्रपोज कर रहे थे। ठीक है, अब रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, तो रुदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर समझते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ठीक है, रेज पास हो रही हैं, यहाँ पे स्लिट्स लगी हुई हैं। फिर यहाँ पे एक थिन फॉइल है गोल्ड की, यहाँ एक
मूवेबल स्क्रीन है जिसपे जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। ठीक है, और इस साइड वेरी फ्यू। तो रुदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था कि ये जो पूरी फाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अरेंजमेंट जो है एटम्स में फाइंड आउट करने के लिए ये सब लोग अपने मॉडल्स प्रपोज कर रहे थे। तो रुदरफोर्ड उसके कोवर्कर्स ने क्या किया, उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, रेडियम, ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से क्या हो रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स इमिट कर रहे थे। तो अरेंजमेंट वाज मेड इन सच अ वे कि ये जो स्लिट्स थे इससे एक नैरो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल पास हो रही थी। ठीक है, इट वाज पासिंग थ्रू अ, देन यहाँ पे जो है उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉइल लगाई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है मूवेबल स्क्रीन लगाई थी जिससे कि वो स्टडी कर सके कि भाई अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करना था। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म किया तो उन्होंने क्या देखा कि भाई जब ये अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द थिन फॉइल। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन तो उसका ये था कि भाई मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे सीधे स्ट्रेट जा रहे थे। इसका मतलब पहला कंक्लूजन क्या निकला कि देयर इज सम लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम। ठीक है, उसके बाद दूसरा कंक्लूजन ये था कि फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ स्मॉल एंगल। कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, एंड वेरी फ्यू, ठीक है, आउट ऑफ 20,000 कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था विच वेर डिफ्लेक्टिंग थ्रू अ लार्ज एंगल और विच वॉज रिबाउंडिंग बैक एट द एंगल ऑफ 180 डिग्री। बहुत कम अल्फा पार्टिकल, मतलब आउट ऑफ 20,000 कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा निकल रहा था जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा था या फिर बाउंस बैक हो रहा था 180 डिग्री से। ठीक है, तो ये सब उसके ऑब्जर्वेशन थे। तो उसने अपने कंक्लूजन दिए और कुछ पॉइंट्स दिए। तो ऑब्जर्वेशन क्या थे उसके, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज passed straight without any deflection. ठीक है, most of the alpha rays pass straight without any deflection, means there is large empty space in the एटम। एटम में कोई लार्ज एम्प्टी स्पेस है क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल रहे थे। ये उसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन था। सेकेंड ऑब्जर्वेशन था few alpha rays deflected with significant angle.
कुछ अल्फा रेज जो है स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर रही थी, तो उसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ अल्फा रेज स्कैटर्ड बाय थीटा एंगल is proportional to 1 upon sin to the power 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये उसने एक फॉर्मूला दिया था, तो ये हो गया उसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब यहां से क्या निकाला कि अब यदि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है डिक्रीज हो रहे हैं इफ वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस, यदि थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा, मोस्ट ऑफ अल्फा रेज पास थ्रू विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मीन्स इन अ एटम देयर इज सम लार्ज एम्प्टी स्पेस इन अ एटम। सेकेंड क्या था, फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड विथ सम सिग्निफिकेंट एंगल्स, तो उसने एक फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ अल्फा रेज स्कैटर्ड बाय थीटा एंगल इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिक्रीज करेंगे यदि वैल्यू जो है थीटा की इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। Few alpha particles were rebounded by an angle of 180 degree or deflected by large angle। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या बोला कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे, ठीक है, जो डिफ्लेक्ट हो रहे थे लार्ज एंगल से या रिबाउंड हो रहे थे 180 डिग्री से। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिव चार्ज था, है ना। अब ये डिफ्लेक्शन हो रहा है या फिर ये रिबाउंड हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, देयर इज सम पॉजिटिव मास इज देयर। ठीक है, तो दिस लेड टू दिस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। अब उसने जो है कुछ और भी डेटा निकाला। ठीक है, उसने ये तो फाइंड आउट कर लिया कि भाई जो सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है जिसको उसने न्यूक्लियस बोला। ठीक है, फिर एक पॉइंट उसने और दिया कि नॉट ओनली इंटायर चार्ज but entire mass is also concentrated at the center of atom। ठीक है, तो उसने एक चीज और बोली कि भाई ना कि सिर्फ पूरा चार्ज, ठीक है, बल्कि इंटायर मास भी जो है एटम के सेंटर में होता है।
क्योंकि एटम के सेंटर न्यूक्लियस में क्या है, हमने पढ़ा है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और मास जब हमने निकाला था, इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखे थे, ठीक है, जिनमें हमने पढ़ा था कि भाई एटॉमिक नंबर, यदि हमको मास नंबर कैलकुलेट करना है तो मास नंबर क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्या था, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is also calculated। इसके लिए उसने एक फॉर्मूला दिया था, R इज इक्वल्स टू R नॉट इंटू A की पावर 1/3। अब R आपका क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, R नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, और 1 फेरोमीटर हमने पढ़ा है कि 1 फेरोमीटर कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर। तो हम लिख सकते हैं इसको, कितना हो गया ये 1.2 फेरोमीटर। ठीक है, ए आपको बताया हुआ है, पहले हमने जब टर्मिनोलॉजी कुछ पढ़ी थी। ए क्या होता है मेरा, मास नंबर। तो दीज वेर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द रुदरफोर्ड मॉडल। तो अब जब रुदरफोर्ड ने ये सब बोला है ना, तो इसके बाद थॉमसन का मॉडल तो डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि थॉमसन क्या बोल रहा था कि जो सॉलिड स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो यदि थॉमसन के मॉडल की बात करते तो डिफ्लेक्शन तो हर तरफ से होना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पूरी जगह प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे डिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा था, यहां से हो रहा था। मोस्ट ऑफ द चीजें तो क्या थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट निकल रही थी, तो थॉमसन का मॉडल तो वहीं पे डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो ये रुदरफोर्ड के कुछ कंक्लूजन थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी जो ड्रॉबैक्स आए कुछ रुदरफोर्ड मॉडल के, ठीक है, वो क्या थे वो फर्दर देखेंगे। ठीक है, और बीच में पढ़ते हैं एक टॉपिक है हमारा, पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और इफेक्टिव रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इस टॉपिक को देखते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि फिगर देखते हैं। ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। ठीक है, पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में क्या था कि एक अल्फा पार्टिकल्स हमने लिए, ठीक है, और उसको हमने किसी एटम की तरफ फेंका। ठीक है, उस एटम का चार्ज हमने क्या है, Ze, उस एटम का चार्ज होगा। अल्फा पार्टिकल का चार्ज तो हमको मालूम है +2 ही होता है, अभी हमने इसके पहले पढ़ा भी था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है। ठीक है, जब इस अल्फा पार्टिकल्स को मैंने उस न्यूक्लियस की तरफ फेंका तो इनिशियली क्या रहा होगा,
इनिशियली इसमें काइनेटिक एनर्जी रही होगी पॉइंट क्यू पे, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी उसकी 0 हुई होगी। अब ये जो अल्फा पार्टिकल है ये मैक्सिमम कुछ डिस्टेंस तक जाएगा, है ना, और एक डिस्टेंस पे जाके ये अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा। वो पॉइंट क्या है मेरा, P। तो पॉइंट P पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल स्टॉप हुआ, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, ठीक है, पॉइंट P पे। यहां पे क्या था, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 थी जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू यदि बात करें तो इस एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, मतलब पूरे पॉइंट पे जहां पे भी अल्फा पार्टिकल होगा टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, ठीक है। और इस पॉइंट पे P पे क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो था किसके बीच, एटम के बीच और अल्फा पार्टिकल के बीच, वो किसके बराबर हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन के। और रिपल्शन किसके बीच हो रहा है, अल्फा पार्टिकल और एटम के न्यूक्लियस के बीच, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो पॉइंट P पे जाके वो स्टॉप हो गया। तो यहां से हमने जो है इफेक्टिव रेडियस जो है न्यूक्लियस का वो कैलकुलेट किया। तो देखते हैं हमने कैसे इसको अप्रोच किया है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल at point Q is equals to 0। पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, क्यों, नो इंटरेक्शन फार अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। तो पॉइंट Q पे बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी 0 होगी। दिस इज योर पॉइंट Q, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट पॉइंट Q इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। m क्या है आपका, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, जबकि v क्या है, लीनियर वेलोसिटी थ्रू विच एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। तो m इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल v क्या है, लीनियर वेलोसिटी through which it is projected। तो पॉइंट Q पे यदि बात करूं, सो एट पॉइंट Q टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर, है ना। टोटल एनर्जी मेरी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पॉइंट Q पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है, इसलिए टोटल एनर्जी जो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब पॉइंट P पे पहुंचते हैं, पॉइंट P पे बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पॉइंट P पे क्या होगी, पॉइंट P पे जाके आपको बताया कि वहां पे अल्फा पार्टिकल स्टॉप हो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की यदि बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P पे वो कितनी होगी,
K Q1 Q2 बाई R। ठीक है, Q1 क्या है आपका, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल प्लस 2e, दिस इज 2 Z। ठीक है, तो Q1 आपका क्या है, चार्ज ऑन पार्टिकल, Q2 क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, K आपका जो है परमिटिविटी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है 9 × 10⁹। R आपको बता ही दिया है कि इफेक्टिव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहां पे पॉइंट P पे जब आप टोटल एनर्जी लिखेंगे, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पॉइंट P पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, लेकिन आपको बताया मैंने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार पूरे टाइम जो है एनर्जी आपकी कंजर्व रहेगी। मतलब पॉइंट Q पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी, और पॉइंट P पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट Q इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P के बराबर हुई। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा क्या आया, काइनेटिक एनर्जी एट Q इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट P। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमको मालूम है, क्या थी, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट P पे, तो 2e का चार्ज K × 2e × ZE/R। K Q1 Q2 बाई R था, Q1 किसका चार्ज हो गया, अल्फा पार्टिकल का 2e। ठीक है, और एटम का, न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो गया, ZE। ठीक है, यहां से हम क्या है, इफेक्ट R हमारा क्या, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और यही हमको कैलकुलेट करना है, तो R की वैल्यू निकालते हैं। तो R की जो वैल्यू आएगी, K 4ZE²/mv²। ठीक है, तो ये जो है R की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पे आप कुछ कंक्लूजन निकालिए। ठीक है, इफेक्टिव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस आपने कैलकुलेट कर ली, तो यहां से R और V का रिलेशन देखिए। हायर द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, जितनी तेजी से आप अल्फा पार्टिकल फेंकेंगे उतना ही कम आपका इफेक्टिव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होगा। ठीक है, यहां से जितनी तेजी से फेंकोगे उतने पास तक जाएगा। ठीक है, और आराम से फेंकोगे तो यहीं कहीं जाके स्टॉप हो जाएगा, तो R की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है। और Z की वैल्यू यदि ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा वैल्यू R की भी होगी, इफेक्टिव रेडियस भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन। तो फर्स्ट क्या था पॉइंट, वैल्यू ऑफ R will decrease with increase in velocity। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था, वैल्यू ऑफ R increases
if value of Z increases. So this is how we have calculated the value of effective radius of the nucleus. तो ये हमारा पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच था. ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन if it is fired towards lithium nucleus at point of closest approach separation between two particles is 1 nanometer. ठीक है, क्वेश्चन समझिए. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इफ इट इज फायर टूवर्ड्स लिथियम न्यूक्लियस एट पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर. क्या बोल रहा है कि अभी हमने जो पढ़ा था पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उसमें हमने क्या किया था, अल्फा पार्टिकल थ्रो किया था. लेकिन यहाँ पे मेरा पार्टिकल्स क्या है, प्रोटॉन है. मतलब इधर मैं प्रोटॉन फेंक रहा हूँ किसकी तरफ, लिथियम के न्यूक्लियस की तरफ. ठीक है, और पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर. मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब जो आर की वैल्यू वो कितनी दी है, 1 नैनोमीटर. तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की. ठीक है, तो यहां पे भी हमने वैसा फिगर जैसे हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था. ये पॉइंट Q था, ये पॉइंट P था. ठीक है, यहाँ पे लिथियम का न्यूक्लियस है, तो इसका चार्ज क्या हुआ, 3. एटॉमिक नंबर लिथियम का क्या होता है, 3, और Z की वैल्यू क्या हो गई, 3. ठीक है, और प्रोटॉन है तो प्लस E का चार्ज होगा, सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज प्लस E होता है. ठीक, तो एनर्जी टोटल कंजर्व रहती है. पॉइंट Q और पॉइंट P पे टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, है ना. तो ये इनिशियल स्टेट थी पॉइंट Q, और पॉइंट P जो है फाइनल स्टेट है, वहां पे जाके आपका पार्टिकल रुक गया है. तो यहां आप क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. ठीक है, अब पॉइंट Q पे बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो एग्जिस्ट करती है क्योंकि मूविंग स्टेट में, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है. तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0. ठीक है, पॉइंट P पे आके आपका पार्टिकल स्टॉप हो जाता है. स्टॉप हो जाता है मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई, 0, और पोटेंशियल एनर्जी की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, अपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, K Q1 में कितने का चार्ज है, प्लस E का, प्रोटॉन है आपका पार्टिकल इसलिए. ठीक है, Q2 में कितने का चार्ज है, 3E का, क्योंकि Z की वैल्यू यहाँ पे 3 है, लिथियम का न्यूक्लियस है. Q1 Q2 अपॉन R. ठीक है, तो ये वैल्यू यदि रखेंगे
तो k की वैल्यू आपको बताया था SI में 9 × 10⁻19, ठीक है। E का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, E की वैल्यू क्या थी 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर इंटू 3 अपॉन रेडियस आपको कितना दिया है 1 नैनोमीटर, मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये जूल में आएगी, ठीक है। और मुझे मान लीजिए अपना आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो ईवी और जूल का हम रिलेशन लिखते हैं। तो 1 EV इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19 EV, ठीक है। तो इस वैल्यू को जो है यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये जूल की जगह जो है मैंने क्या लिख दिया इंटू 1/1.6 × 10⁻⁻19 EV। इसको ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी 4.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ वी हैव डन वन क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और हमने देखा कि इफेक्टिव रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंपेयर रेडियस of aluminum 27 nucleus with beryllium nucleus, ठीक है। आपको कंपेयर करना है एल्यूमिनियम न्यूक्लियस का रेडियस विद बेरिलियम न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। अभी रुदरफोर्ड के जो हमने फीचर्स पढ़े थे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल्स टू R0 इंटू A⁻⁴ 1/3, है ना। R0 की वैल्यू तो कांस्टेंट थी, ठीक है, और हमको कंपेयर करना है। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू A आपका क्या था यहाँ पे मास नंबर, ठीक है। एल्यूमिनियम का मास आपको मालूम है, बेरिलियम का मास भी मालूम है कि 8 होता है। तो ये रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम क्या हुआ R0 इंटू एल्यूमिनियम का मास क्या है 27 टू द पावर 1/3, ठीक है। रेडियस ऑफ बेरिलियम इज इक्वल्स टू R0 इंटू बेरिलियम का मास क्या है 8 होता है टू द पावर 1/3, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रेडियस ऑफ बेरिलियम इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी ऊपर 3 आ जाएगी, और इधर 2 की पावर 3, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 2। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम एंड रेडियस ऑफ बेरिलियम। अब नेक्स्ट जो है भाई रुदरफोर्ड मॉडल से हमने बहुत तारीफ कर ली, कुछ फीचर्स पढ़ ली। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं भाई रुदरफोर्ड मॉडल के।
ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ रुदरफोर्ड मॉडल। तो भाई प्रॉब्लम क्या थी? तो पहला पॉइंट क्या है, रुदरफोर्ड couldn't give any idea about the radius velocity or energy of electron moving around the nucleus. He couldn't explain hydrogen spectrum. थर्ड क्या था, इंपॉर्टेंट वन इज मैक्सवेल ऑब्जेक्शन। According to Maxwell, the electron orbiting around the nucleus will continuously emits energy and ultimately collide with nucleus. ठीक है, तो these were the points, drawbacks for the रुदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, फीचर्स तो हमने पढ़े हुए थे। ठीक है, रुदरफोर्ड ने एक चीज और बोली, उसने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब ड्रॉबैक्स की बात आई तो ये जो रुदरफोर्ड का मॉडल था ये सोलर सिस्टम पे बेस्ड था, कि जैसे सन को हमने न्यूक्लियस माना और हम क्या मानते हैं कि द ऑर्बिट्स, द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन। ठीक है, तो इस मॉडल, ये जो रुदरफोर्ड का मॉडल था इस चीज पे बेस्ड था। ठीक है, लेकिन अब जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो तो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, उनका एक डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ डिफाइंड सर्कुलर पाथ तो था नहीं। ये तो ये बोल रहा था कि भाई मैक्सवेल ने ऑब्जेक्शन किया, उसने बोला कि आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन, पहली चीज तो वो चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है,
दूसरी चीज आप ये बोल रहे हो कि भाई वो जो है कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है। अब यदि वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है तो ऐसा कुछ स्पाइरल शेप होगा, ये न्यूक्लियस है। और ये उसका ये कहना था कि भाई जब आपका इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो है एक स्पाइरल शेप से आते आते फाइनली क्या होगा, न्यूक्लियस पे कोलाइड कर जाएगा। तो जो आपका एटम है वो तो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन वो चीज तो नहीं हो रही है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन गलत हो गया। दूसरा ये था कि रुदरफोर्ड ने जो है कोई भी आइडिया नहीं दिया किसके बारे में, कि भाई रेडियस क्या है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। ठीक है। तीसरा क्या था कि उसने कोई आइडिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं दिया। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है वो हमारा आगे टॉपिक में आएगा। तो दीज वेर द ड्रॉबैक्स रिगार्डिंग द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम। और उसके बाद जो आया हमारा बोर मॉडल आया।